दोस्तों आज हम आपके लिए एक अलग ही तरह की मूवी लेकर आए हैं जिसके अंदर चार अजीब तरह की औरतों की कहानी बताई गई है। ये कहानी देखते वक्त आप सोच में पड़ जाओगे कि ये औरतें इस तरह का अजीब बर्ताव क्यों कर रही है और उनके साथ जो चमत्कारिक घटनाएं होती है उसे देखकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। इस मूवी का कॉन्सेप्ट सबसे अलग है, इसीलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल से। वहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने छोटे से बच्चों को दफना रहा होता है। अब आपको यहाँ पर लगेगा कि ये जिंदा बच्चे को क्यों दफना रहा है और दोस्तों ये आदमी ऐसा क्यों कर रहा है ये हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। अब दरअसल ये मालती नाम के एक लड़की का पति है जिसका नाम पुनई है और वो अपने जिंदा बच्चे को दफनाते वक्त बहुत ज्यादा फूट फूट कर रो रहा होता है, लेकिन आखिरकार वो उस जिंदा बच्चे को दफना ही देता है। आपको ये बात थोड़ी अजीब लग रही होगी कि एक बाप अपने बच्चे को कैसे दफना सकता है। खैर अब दोस्तों मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम है तेजी मोला। उसके पिता देवीनाथ बिजनेस के लिए गांव से बाहर जा रहे होते हैं। देवीनाथ अपनी बेटी तेजीमोला से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसीलिए वो अपनी सौतेली पत्नी सहनी को अपनी बेटी तेजीमोला का ध्यान रखने के लिए कहता है और जाते वक्त वो ये भी वादा करता है कि अगली बार बेटा हम सभी लोग बाहर जाएंगे। देवीनाथ के जाने के बाद तेजीमोला अपने सौतेली माँ से पूछती है कि माँ क्या हम अगली बार सच में पिताजी के साथ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर सहनी इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और तेजीमोला को एक थप्पड़ लगा देती है। वो उसे कहती है कि सपने देखना बंद कर दे और इन सारी बातों को भूल जा। दरअसल यहाँ पर सहनी एक साइको औरत होती है जो कि अपनी सौतेली बेटी तेजीमोला पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती है। अब दोस्तों इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारे अगले कैरेक्टर केतकी की तरफ। केतकी को अपनी मजबूरी के कारण गांव से बाहर रहना पड़ता है और उसकी मजबूरी यह है कि उसने एक बच्चे को नहीं बल्कि ओटिंगा नाम के एक फल को जन्म दिया है, इसीलिए वहाँ के गांव वालों ने उसे चुड़ैल समझकर गांव से बाहर निकाल दिया। और दोस्तों यहाँ पर शॉकिंग बात ये थी कि वो ओटिंगा फल हमेशा केतकी के पीछे घूमता ही रहता है, मानो कि वो सच में उसका बेटा हो। आसपास रहने वाले लोग ये देखकर केतकी का काफी मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन बेचारे केतकी ये सब कुछ सहन कर लेती है। अब उसके बाद हम यहाँ पर तेजीमोला को देखते हैं। एक दिन उसकी दोस्त उसे नदी के किनारे घूमने ले जाती है तो तेजीमोला इसके लिए अपनी माँ से परमिशन लेती है, लेकिन इसके जवाब में सहनी उसे बहुत ज्यादा मारती है और साथ ही साथ वो उसके दोस्त को भी वहाँ से भगा देती है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि सहनी एक ऐसी गुस्से वाली औरत है जिसे तेजीमोला की खुशी देखी नहीं जाती, इसीलिए वो उसे हर काम में टोक दिया करती थी। खैर अब उसके अगले सीन में हम धोनेश्वरी नाम की औरत को देखते हैं जिसका पति जगन्नाथ जंगल से एक बड़े से अजगर को लेकर आया है। असल में यहाँ पर धोनेश्वरी अपनी बेटी की शादी उस अजगर से करने वाली है। अब दोस्तों आपको भी ये बात बहुत ज्यादा अजीब लगी होगी कि अपनी बेटी की अजगर के साथ शादी, ऐसा कहाँ पर होता है। खैर उनके रीति रिवाज के अनुसार उनका ये मानना था कि अगर उनकी बेटी की शादी दैविक अजगर के साथ होगी तो उन्हें बहुत सारा सोना मिलेगा जिससे कि वो काफी सारे पैसे वाले बन जाएंगे। मतलब देखो क्या पागलपन है। खैर अब उसके अगले दिन हम तेजीमोला को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा रो रही होती है क्योंकि उसकी सौतेली माँ सहनी ने उसे बहुत ज्यादा मारा था और यही नहीं उसके शरीर पर घाव के निशान भी साफ साफ दिख रहे थे। अब उसी रात को हम देखते हैं सहनी एक नाव में बैठकर जंगल की तरफ जाने लगती है और यहाँ पर वो एक अजीब इंसान से मिलती है। देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये इसका आशिक हो, क्योंकि जब जब देवीनाथ बाहर जाता तब तब सहनी अपने प्रेमी से मिलने के लिए आया करती। अब यहाँ दूसरी तरफ कुछ अलग ही सीन चल रहा है, मतलब कि धोनेश्वरी अपने दामाद उस अजगर के सामने खाना लाकर रखती है और वो खाने में उस अजगर को एक बत्तख देती है। वो उस अजगर से प्यार से कहती है कि मेरी बेटी नसीब वाली है जो उसकी शादी तुमसे होने वाली है। मतलब देखो कैसे कैसे लोग रहते हैं, ये बुढ़िया सटिया गई है। खैर अब दोस्तों उसके अगले सीन में हम पोनाई को देखते हैं जो कि उसी जंगल में फिर से एक और बच्चे को जिंदा दफना रहा होता है। दरअसल वो हर बार ऐसा ही करता है क्योंकि उसे किसी चाचा ने ऐसा करने के लिए कहा था कि ऐसा करने से वो हमेशा धनवान बना रहेगा और उसकी जिंदगी हमेशा खुशहाल रहेगी। और इसी तरह से वो अपने चाचा की बात मानकर ही ये सब कर रहा होता है और अपने सारे बच्चों को दफना देता है और वो भी जिंदा।
फिर उसके अगली सुबह हम सैनी को देखते हैं जो कि अपनी बेटी तेजीमोला को टॉर्चर कर रही थी। वो उसे जबरदस्ती से काम करवाने की कोशिश करती है, लेकिन जब तेजीमोला काम करने से इनकार करती है तो वो उसे जमीन पर पड़ा हुआ कीड़ा जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करती है और सच में वो कीड़ा उसे खिला भी देती है। अब यहाँ इस तरफ केतकी से मिलने के लिए तेजीमोला के पिताजी देवीनाथ आते हैं, जिन्हें अपना व्यापार बढ़ाने के लिए कुछ कपड़ों की जरूरत होती है। और यहाँ पर बात करें केतकी की तो वो कपड़े बनाने में बहुत ज्यादा माहिर है। लेकिन जैसे ही केतकी कपड़े लेने के लिए अंदर जाती है तो उसके साथ रहने वाला वो वोटिंगा उसके पीछे पीछे जाने लगता है, जिसे देखकर तो देवीनाथ के होश उड़ जाते हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो इस घटना के बारे में अपने साथी से पूछता है तो तब उसे सारी सच्चाई पता चलती है कि जब केतकी ने इसे जन्म दिया तो तब से ये वोटिंगा उसके साथ ही रहता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं जगन्नाथ को, जो कि अपनी पहली पत्नी और उसकी बेटी चंपावती को इस गांव से बाहर जाने के लिए कहता है, वो भी कुछ दिन के लिए, क्योंकि जगन्नाथ की दूसरी पत्नी धोनेश्वरी इन दोनों से बहुत ज्यादा नफरत करती है। धोनेश्वरी बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उसकी बेटी की शादी के दिन ये दोनों इस गाँव में रहे। और यही नहीं, जगन्नाथ ने धोनेश्वरी के कहने पर ही उन दोनों को अपने घर से बाहर निकाला था। इसलिए चंपावती और उसकी माँ थोड़ी ही दूरी पर रहते हैं। जब चंपावती की माँ को पता चलता है कि बोलोन्तिका की शादी एक अजगर से होने वाली है, तब वो इस शादी के लिए जगन्नाथ को मना करती है और साथ ही उसे एक किस्सा बताने लगती है कि कुछ साल पहले एक दैविक स्वरूप का अजगर उनके पास आया था और उस अजगर ने मुझसे कहा कि अगर आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करोगे तो मैं तुम्हें धनवान कर दूंगा। इसलिए इस अजगर से मेरी चंपावती की शादी कर दी गई थी। जिसके बाद जब चंपावती अपनी शादी के पहली रात के बाद सुबह घर पर आई तो उसके शरीर पर बहुत सारा सोना था, लेकिन वो अजगर कहीं पर गायब हो गया था। और दोस्तों यही सब देखकर लालच में आकर धोनेश्वरी अपनी बेटी की शादी उस अजगर से करना चाहती है ताकि उसे बहुत सारे सोने के गहने मिल सके और वो माला माल बन जाए। इस बात की सच्चाई बताते हुए चंपावती की माँ जगन्नाथ को फिर से समझाती है कि तुम जिस अजगर को लेकर आए हो वो एक मामूली सा अजगर है, वो कोई दैविक अजगर नहीं है। इसलिए बेवकूफ मत बनो और अपनी बेटी की शादी उस अजगर से मत करो। लेकिन यहाँ पर ये पागल जगन्नाथ कुछ भी समझ नहीं पाता। अब उसके अगले दिन हम एक औरत को तेजीमुला के घर के बाहर देखते हैं, जो कि बोलंतिका की शादी का इन्विटेशन देने के लिए आई है, क्योंकि तेजीमुला और बोलंतिका ये दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त है। यहाँ इस तरफ हम देखते हैं केतकी देवीनाथ के कपड़े बनाकर उसको दे देती है, जहाँ पर देवीनाथ का दोस्त उस कपड़ों के बदले में कुछ पैसे उसे दे देता है। लेकिन जब केतकी को पता चलता है कि ये पैसे तो कुछ ज्यादा ही है तो वो उन पैसों को लौटाने के लिए देवीनाथ के पास जाती है और देवीनाथ से पूछती है कि तुमने मुझे जरूरत से ज्यादा पैसे क्यों दिए। तब देवीनाथ उसे कहता है कि मैं एक व्यापारी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, और साथ ही साथ वो उसके वोटिंग के बारे में भी जानना चाहता है। ये बात सुनकर केतकी को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी देवीनाथ उसे कहता है कि मैं एक ट्रैवलर हूँ और मैंने बहुत सारी ऐसी अजीब सी चीजें देखी है जो कि तुम्हारे साथ हुई घटना से मिलती जुलती है। और साथ ही साथ वो केतकी से यह भी कहता है कि मैंने एक पत्थर को एक बच्चे को जन्म देते हुए देखा है और एक औरत के द्वारा एक पंछी को भी जन्म देते हुए देखा है। इसलिए तुम बेफिक्र होकर अपनी दास्तान मुझे सुनाओ। अब केतकी भी देवीनाथ के ऊपर भरोसा कर लेती है और उसे बताती है कि उसने बच्चे की जगह ओटिंगा को जन्म दिया, इसलिए उसके पति ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और उसी दिन से ये ओटिंगा मेरे साथ ही रहता है। ये बात सुनकर देवीनाथ केतकी से कहता है कि हो सकता है कि जब ओटिंगा को कोई नहीं देखता तब उसके अंदर से कोई बच्चा बाहर आता हो। लेकिन केतकी को ये बात नामुमकिन लगती है। लेकिन फिर भी देवीनाथ एक आखिरी कोशिश करता है जिसमें वो वोटिंगा को एक आटे के प्लेट में रखने के लिए कहता है और कहता है कि अगर कोई बच्चा उससे बाहर आएगा तो हमें पता चल जाएगा। ऐसा करते ही एक दिन निकल जाता है, लेकिन बच्चे का कहीं पर नामो निशान नहीं मिलता। और यही नहीं, वो ओटिंगा भी कहीं पर गायब हो चुका है। बहुत मुश्किलों के ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिलता। वोटिंगा के चले जाने के बाद केतकी बहुत ज्यादा उदास रहने लगती है, मानो कि सच में उसका बच्चा खो गया हो। अब उसके अगले सीन में हमें सैनी का वही प्यारा सा आशिक दिखाया जाता है, जिसे सैनी रात के सन्नाटे में मिलती है। और यहाँ पर बातों ही बातों में उसका आशिक सैनी को तेजीमोला से छुटकारा पाने के लिए कहता है, क्योंकि उन्हें डर है कि देवीनाथ वापस आ गया तो तेजीमोला सैनी की सारी सच्चाई उसे बता देगी। अब उसके अगले दिन सैनी तेजीमोला को उसकी दोस्त बोलंतिका की शादी में जाने की परमिशन दे देती है और अपनी माँ की पुराने वाली शाल उसे देती है और उसे कहती है कि इसे संभाल कर रखना, क्योंकि ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है।
लेकिन दोस्तों, सैनी के इस अजीब से भोलेपन को देखकर आप चौंक मत जाना। दरअसल यहाँ पर सैनी ने तेजीमोला को अपनी माँ की शॉल देते हुए उस शॉल में एक छोटा सा चुहा रखा होता है। ये देखकर आपको पता चल ही जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। अब यहाँ पर तेजीमोला अपनी दोस्त बोलंतिका से मिलती है और उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश भी होती है। तेजीमोला बोलंतिका से पूछती है कि तुम एक अजगर के साथ शादी क्यों कर रही हो। तब उसे बोलंतिका बताती है कि जब चंपावती की शादी ऐसे ही अजगर के साथ हुई थी तो उसे बहुत सारे गहने मिले थे, इसलिए मेरी माँ चाहती है कि मेरी भी शादी अजगर से हो ताकि हमें भी बहुत सारा सोना मिले। अब बोलंतिका तेजीमोला को तैयार होने के लिए कहती है, पर तब तेजीमोला की नजर अपनी माँ की दी हुई शॉल पर पड़ती है तो वह देखती है कि उस शॉल में काफी सारे छेद पड़े हुए हैं जो कि उस चूहे ने किए थे। अब उस शॉल में छेद देखकर तेजीमोला काफी ज्यादा डर जाती है और परेशान भी हो जाती है। उसके मन में यही सवाल चल रहा होता है कि वो अपनी माँ को क्या जवाब देगी। अब उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जंगल में, जहाँ पर पोनाई को दिखाया जाता है और वो फिर से एक बच्चे को दफना रहा होता है। मेरे ख्याल से उसने अब तक 3 बच्चों को जिंदा ही दफन कर दिया था। और उसके बाद जब मालती एक और बच्चे को जन्म देती है तो इस बार वो पोनाई से कहती है कि हम इस बच्चे को दफन नहीं करेंगे, मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगी। पोनाई मालती से कहता है कि चाचा के आदेश के अनुसार हमें ये करना ही होगा वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए वो दोनों अपने चाचा का सुझाव लेने का डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पर मालती अपने मन में ठान लेती है कि अगर इस बार भी चाचा ने उनके आखिरी बच्चे को दफन करने के लिए कहा तो वो उल्टा चाचा को ही जान से मार देगी, जिसके लिए वो अपने साथ एक छोटी सी चाकू को भी रखती है। अब यहाँ दूसरी तरफ गांव के कुछ उच्च पंडित जगन्नाथ को समझाते हैं कि वो अपनी बेटी की शादी अजगर से ना करे क्योंकि ये विधि के विधान के खिलाफ है। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा और तुम बर्बाद हो जाओगे। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारी बेटी की शादी में कोई भी नहीं आएगा। लेकिन इस बात से गुस्सा होकर धोनेश्वरी कहती है कि मुझे तुम लोगों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मेरी बेटी की शादी में कोई आए या ना आए, क्योंकि धोनेश्वरी को तो बस पैसों से मतलब था। वो सिर्फ सोने और जेवरातों से ही प्यार करती थी और वो शायद जिसे वो अपना दामाद समझती है वो उसे देगा। खैर, अब उसके अगले दिन मालती और पोनाई अपने बच्चे को लेकर अपने चाचा के पास पहुंच जाते हैं। तभी चाचा उस बच्चे को टच करते हैं और उस बच्चे को सूंघकर बता देते हैं कि यही उनका पहला बच्चा है जो कि उनकी जिंदगी में काफी सारी खुशहाली और अच्छी किस्मत लेकर आएगा। और साथ ही साथ वो उस बच्चे का नामकरण भी करते हैं जिसपे वो कहते हैं कि इस बच्चे का नाम होगा भानुमति। अब ये नाम सुनकर मालती के तो होश उड़ जाते हैं और उसके हाथ से चाकू नीचे गिर जाता है, क्योंकि यहाँ आने से पहले मालती ने अपने बेटी का नाम भानुमति ही सोचा था। मतलब कि सच में पोनई के चाचा के पास कुछ न कुछ अजीब शक्तियां जरूर थी। वो जो भी कहते थे वो सच हो जाता और ऐसी श्रद्धा और भरोसे के कारण पोनई उनके ऊपर विश्वास करता है। इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने खुद के 3 बच्चों को जमीन के अंदर गाड़ दिया। अब दोस्तों, यहाँ पर हमारा बहुत बड़ा डाउट क्लियर होता है जब चाचा जी पोनई से कहते हैं कि अगर तुम जानना चाहते हो कि मैंने तुम्हारे 3 बच्चों को जमीन में गाड़ने के लिए क्यों कहा था तो इस घटना के पीछे की सच्चाई जानने के लिए तुम्हें आज रात उसी जगह पर जाना होगा जहाँ पर तुमने अपने 3 बच्चों को दफन किया था। अब यहाँ इस तरफ हम केतकी को देखते हैं जो कि वोटिंगा के साथ बात कर रही होती है। वो उसे कहती है कि मैंने आज तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाया है, चाहो तो वोटिंगा तुम उसे बाहर आकर खा सकते हो। और इस तरह से केतकी उस वोटिंगा को उस टोकरी में रखकर सो जाती है। उसके बाद रात को जब केतकी उस टोकरी को छुपकर देख रही होती है तो दोस्तों सच में उस टोकरी से किसी बच्चे के हाथ पैर बाहर आते हैं और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि उस टोकरी से सचमुच में एक नन्हा मुन्ना बच्चा बाहर आता है ताकि वो बनाया हुआ खाना खा सके और वो बनाया हुआ खाना भी खाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर देवीनाथ आता है और वो देवीनाथ को देखकर पर्दे के पीछे छुप जाता है। तभी देवीनाथ जल्दी से वोटिंगा के शरीर को आग लगा देता है। उसके आग में जलते ही वो बच्चा जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है मानो कि उस आग से उसे ही तकलीफ हो रही हो। मगर थोड़ी देर के बाद वो चुप भी हो जाता है और फिर केतकी भी उसे अपने गोद में उठा लेती है। इसी के साथ वो बच्चा अब केतकी के साथ ही रहने लगता है। उसके बाद देवीनाथ केतकी से अपने घर की ओर लौटने की इजाजत मांगता है क्योंकि उसे पिछली रात एक सपना आया था कि उसकी बेटी मुसीबत में है। अब उसी रात को इस तरफ सेन ही तेजीमोला को नींद से जगा देती है और उसे काम करने के लिए फोर्स करती है। दरअसल यहाँ पर सेन ने उसे सजा देना चाहती थी क्योंकि तेजीमोला ने उसकी माँ की शॉल को खराब कर दिया था, लेकिन हमें तो पता है कि सच में क्या हुआ था। अब यहाँ पर तेजीमोला जब काम कर रही होती है तो सेन ने उसका हाथ कुचल देती है
जिससे कि उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। वो बहुत ज्यादा रोने लगती है, लेकिन सैनी उसके ऊपर कोई भी दया नहीं दिखाती। वो उसे दूसरे हाथ से काम करने के लिए कहती है और सैनी उसका दूसरा हाथ भी तोड़ देती है। अब यहाँ पर तेजीमोला दर्द से बहुत ज्यादा तड़पने लगती है, अपने पिता को याद करने लगती है। लेकिन उसी वक्त सैनी का बॉयफ्रेंड वहां पर आता है और उसे कहता है कि सैनी, तुम इस तेजीमोला को मार दो, वरना हमारे बारे में तुम्हारे पति को पता चल जाएगा। और ये साइको सैनी अपनी बॉयफ्रेंड की बात मानकर तेजीमोला का सर कुचल कुचल के उसे मौत की घाट उतार देती है। फिर वो बड़े ही होशियारी से बाजू वाले जंगल में भी उसे दफना कर आ जाती है। मतलब कि कितने निर्दयी लोग होते हैं। चाचा के बताए मुताबिक जंगल के उस लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां पर पोनई ने अपने तीनों बच्चों को दफना दिया था। वहां पर पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि उस जमीन में 3 बच्चों के सर बाहर आते हैं और देखने में वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहे थे, वो किसी शैतान की तरह लग रहे थे। तभी वहां पर शैतान की आवाज आती है और वो बोलते हैं कि अच्छा हुआ पोनई, तुम्हारे चाचा ने तुम्हें बचा लिया, वरना हम तुम्हारी जान ले लेते। और दोस्तों ये बात चाचा को पता थी कि पोनई को होने वाली 3 संतानें शैतान का रूप होती है और इसीलिए उन्होंने पोनई को उन्हें जन्म देते ही दफनाने के लिए कहा था। अब यहाँ पर इस बात का एहसास मालती को भी हो जाता है और साथ ही उसे ये भी अच्छा लगता है कि चाचा जी ने जो भी किया वो हमारे भले के लिए ही किया। तो चलो दोस्तों, अब मूवी के लास्ट वाले भयानक सीन को देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि धोनेश्वरी ने अपनी बेटी की शादी उस अजगर से कर दी है और आज रात वो फर्स्ट नाइट के लिए उसे तैयार कर रही होती है। इसी बीच वो बोलंतिका से कहती है कि बेटी, चाहे वो दैविक अजगर तुम्हारे साथ जो कुछ भी करे, तुम्हें कुछ भी हरकत नहीं करनी है, बल्कि वो अजगर तुम्हारे साथ जो भी करना चाहे उसे करने दो, जिससे कि सुबह हमारे पास बहुत सारा सोना होगा और हम अमीर बन जाएंगे। अब अपनी बेटी को सारी बातें समझाकर वो उसको कमरे में भेज देती है और खुद वहाँ से बाहर आ जाती है। उस रात धोनेश्वरी को एक सपना आता है कि उसकी बेटी को काफी सारा सोना मिल चुका है और उसकी बेटी एक राजकुमारी की तरह लग रही है। अब यहाँ पर रीति रिवाजों के अनुसार बोलंतिका के कमरे में अजगर को छोड़ दिया जाता है और अजगर धीरे धीरे बोलंतिका के पास आता है। उसके बाद वो अजगर बोलंतिका को जकड़ने लगता है और बोलंतिका बेचारी दर्द से बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है। लेकिन ये आवाज तो उसकी माँ को सुनाई नहीं देती क्योंकि धोनेश्वरी तो अपने गहरे सपने में होती है। अब यहाँ पर रात बीत जाने के बाद जब सवेरे कमरा खोल दिया जाता है तो लोगों को बोलंतिका कहीं पर नजर नहीं आती। फिर उसके बाद जगन्नाथ कुछ लोगों की मदद से उस अजगर को बाहर निकालता है और तब जाकर अजगर के बढ़ते हुए शरीर को देखकर सारे लोगों का शक और भी ज्यादा गहरा होने लगता है। और जब उस अजगर का पेट फाड़ दिया जाता है तो उसके अंदर से बोलंतिका का हाथ बाहर निकलता है और यहाँ पर हमें साफ साफ पता चलता है कि अजगर ने कल रात बोलंतिका को निगल लिया और उस पंडित की बताई हुई बात सच हो जाती है, क्योंकि ऐसा कोई दैविक अजगर नहीं होता जिससे कि लोगों को धन की प्राप्ति हो। और दोस्तों इसी शॉकिंग एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये अजीब कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।